हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने पूरा एक सेक्शन जो है अपने ओएस का वो कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। काफ़ी कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पे देखा एक्चुअली में, एकदम बेसिक से उठे कि भाई ओएस होता क्या है। हम थोड़ा आगे बढ़े कि भाई कितने तरह के ओएस होते हैं, फिर प्रोग्राम को, प्रोसेस को, थ्रेड को देखा, मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इन पर डिस्कशन करा। देन थोड़े कंपोनेंट्स देखे ओएस के, फिर कर्नल पे आए, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, आईपीसी को देखा। एंड देन डिस्कशन करा हमने कि यार सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, है ना, कि लिनक्स सिस्टम किस तरीके से चलता है। देन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट किस तरीके से होता है भाई। फिर हमने देखा कि स्टोरेज की हायरार्की क्या होती है, आपका 32 बिट ओएस 64 बिट ओएस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सारे मेजर कंसेप्ट पढ़े, मज़ा काफ़ी आया। एंड अब हम चलते हैं एक न्यू सेक्शन के अंदर, विच इज़ बेसिकली वेयर प्रोसेस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम सिर्फ प्रोसेस को इतना डिटेल में देखेंगे कि आपके मन में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। बट पहला डाउट जो हमारा लेक्चर नंबर 3 से आता है कि यार हमने पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, आपका जो बेसिकली एक तरीके से कहते हैं ना कि भी थ्रेडिंग वगैरह ये सब। तो एक डाउट वहाँ पे आना चाहिए था हमारे मन के अंदर कि यार ठीक है, प्रोसेस प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था वहाँ पे कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम बेसिकली आपका एक लेकिन से एक फाइल है जो बस पड़ी हुई सिस्टम के अंदर ना, के अंदर कुछ डेटा है, कुछ कोड है एक तरीके से, ठीक। बट जब भी उसको हम एप्लीकेशन वगैरह को हम डबल क्लिक करते हैं, है ना, तो या फिर टर्मिनल में हम ए डॉट आउट लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। ये होता कैसे एक्चुअली, मतलब बस करता क्या है ऐसा पीछे कि एक लाइफलेस फाइल को वो रनिंग स्टेट में ले आता है ना। क्योंकि भाई डिस्क के अंदर बस पड़ी हुई है फाइल, उसको रैम में लाता है, क्या करता है, मतलब इसी चीज़ को हम डिकोड करने जा रहे हैं कि प्रोसेस चलती कैसे है बिहाइंड द सीन्स, ठीक। तो पहले मैं ये बताऊँ मुझे प्रोग्राम होता क्या है। वी ऑल नो दैट थिंग कि एक फाइल जो डिस्क पे है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके अंदर में भी कोड लिखा हुआ हो सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हो सकती हैं, ठीक। एंड जब उसी प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, कुछ डेटा वगैरह दे देता हूँ, रैम दे देता हूँ, एंड जब सी पी यू उस पर वर्क करता है तो वो प्रोसेस बन जाती है। मीन्स वो प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड हो जाता है और एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दैट इज़ प्रोसेस। वी ऑल नो कि बीच में कुछ तो हो रहा होता है। तो बीच में ओएस करता क्या है, इसी सवाल का जवाब हम देखेंगे आज, ठीक है। तो मेजरली आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट व्हाट वी डू हेयर इज़, एक सिंपल से सवाल से आ जाता है आपको बेसिकली स्टेप कि देखो प्रोग्राम डिस्क पे है, बट हमें पता है सीपीयू तो सिर्फ मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा प्रोग्राम को डिस्क से ला करके रैम में लोड करना, ठीक। तो वही काम यहाँ पे हो रहा होता है। साथ में हम कुछ स्टैटिक डेटा को भी मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। दैट सिस्टम जो है आपके प्रोग्राम को इनिशलाइज कर सके एक तरीके से बस। तो यहाँ पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो चीज़ें होती है करने के लिए। फर्स्ट चीज़ जो करता है बेसिकली यहाँ पे तो ये कि जो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है, सोर्स कोड होता है, उसको उठा करके आपके टेक्स्ट या फिर कह लो कोड सेगमेंट के अंदर लोड करना। मतलब आपके पूरे कोड के अंदर जो आपके सारे फंक्शंस होते हैं, लॉजिक, इंस्ट्रक्शंस, तो पूरा कोड एक तरीके से आपका आपका पूरा सोर्स कोड उसको उठाना और एक डेडिकेटेड मेमोरी एरिया में ले जाना, विच इज़ बेसिकली योर टेक्स्ट सेगमेंट उस प्रोसेस का, ठीक है। ओके। देन सेकंड चीज़ जो यहाँ पे कर रहा होता है वो करता है आपके ग्लोबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स को डेटा सेगमेंट वाले एरिया में लोड करना। मतलब क्या, अच्छा देखो, पहली चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि जो आपका एग्जीक्यूटिबल कोड आप डालते हो ना टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, वो रीड ओनली होता है। क्योंकि अगर हमने उसको राइट ओनली लगा दिया तो मे बी ऑपरेशन के वक्त कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए। इसीलिए आपका जो एग्जीक्यूटिबल कोड हम लोड करते हैं मेमोरी के सेगमेंट एरिया में, आपके टेक्स्ट सेगमेंट में, वो रीड ओनली होता है। बाकी आपको जो ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा सेगमेंट में जाते हैं, ठीक। क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, उनका इनिशियल डेटा भी हमें मेमोरी में रखना पड़ता है सो दैट आपके प्रोग्राम को इनिशियलाइज करा जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेट सपोज एक लिखा हुआ है कि इंट काउंट 0, काउंट इक्वल्स टू 10 लगा देते हैं, चलो। तो ये एक सिंपल मैंने लिखा किसी फंक्शन वगैरह के अंदर नहीं है लेट सपोज, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। बट इसी सेम चीज़ को मैं एक फंक्शन के अंदर लिख दूंगा तो मेरा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो मुझे इनको भी लोड करना पड़ता है मेमोरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज़ हो सकते हैं मे बी, ये ग्लोबल तो होता ही होता है बार बार आपका। ओके। तो इसको हम डेटा सेगमेंट में रखते हैं। बाकी देखो टेक्स्ट सेगमेंट आपका ये रहा और डेटा सेगमेंट यहाँ पे। तो डेटा सेगमेंट में क्या होगा आपका बेसिकली, डेटा सेगमेंट के अंदर क्या रखोगे, सिंपल
हम रखेंगे अपने वेरिएबल्स को। ठीक है, ये भी आपको वैसे क्लासिफाइड होता है आपका इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज के अंदर। ठीक, इसको हम बाद में देखेंगे। बट टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर क्या होता है, आपका सोर्स कोड कह लो एक तरीके से, या कंपाइल कोड, एवरीथिंग यू कैन जस्ट पुट हियर। कंपाइल कोड ही होता है एक तरीके से वैसे तो। ठीक, तो नेक्स्ट थिंग एक सिंपल कोड लिखो यहाँ पे ना, कन्फ्यूज़न ही रहती है हमेशा बच्चों को कि कंपाइल कोड आएगा या फिर क्या आएगा। इसको हम ना अगले लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी के लिए आप सिंपली कोड लिख दो। ओके, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका आर्किटेक्चर ऑफ प्रोसेस के बारे में बताता है। तो अभी के लिए आप सिंपल समझो कि टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आपका कोड रहता है और डेटा सेगमेंट के अंदर आपका वेरिएबल रहता है। ऑल्दो इसके अंदर भी कुछ सिनेरियोज होते हैं, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करते क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगी फिर फालतू में। ठीक, ये चीज़। अच्छा, अब आपके अपने सवाल आ रहा होगा कि भाई ठीक है, ये डेटा आएगा कहाँ से, ये एग्जीक्यूटेबल कोड, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये आता कहाँ से। सिंपल सा आंसर है भाई, जिस फाइल को, जिस प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हो उसी प्रोग्राम की फाइल में से ये डेटा उठाया जाता है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है कि जब भी आपका जो डेटा वगैरह होता है प्रॉपरली कंपाइल हो जाता है। तो देखो अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल की, है ना। आपका जो एग्जीक्यूटेबल कोड मीन्स कंपाइल्ड कोड एक तरीके से। तो वो आपका, देखो मैं दिखाता हूँ अगर आपको यहाँ पे हैविंग दिस, यस। तो मेरे पास ये क्या है, अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास, मुझे पता है कि भाई ये एक कोड है ना, ये कोड है, ये आपको बेसिकली एक सोर्स कोड है। मैं इस पर डबल क्लिक कर लूँ कुछ नहीं होगा। ये क्या है, ये आपका एक कंपाइल्ड कोड है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ टेक्स्ट एडिटर के साथ तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। यस, ये कंपाइल्ड कोड है मेरा, मेरे पल्ले पड़ेगा ही नहीं कुछ। बट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आई हैव एन ऑप्शन हेयर, तो मुझे दिखेगा, देखो ये ए डॉट आउट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं इसको किल कर सकता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, किल कर देते हैं। ओके, दिस इज़ द सिनेरियो कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप में हमने अपने जो आपका बेसिकली कंपाइल्ड कोड है उसको उठा के टेक्स्ट सेगमेंट में डाल दिया। कंपाइल्ड कोड में से आपके वेरिएबल्स को उठा के डेटा सेगमेंट में डाल दिया। स्टेप 2 में क्या होता है, अब आप खुद सोचो कि जब आपका प्रोग्राम रन करेगा ना तो कुछ फंक्शंस कॉल करेगा, करता ही ऑब्वियस सी बात है। लोकल वेरिएबल्स बनेंगे, फिर वो हटते भी हैं, सेम फंक्शंस भी हटेगा। तो फंक्शन जब हटता है ना तो उसको रिटर्न एड्रेस चाहिए होता है कि ठीक है, मैं तो मतलब किल हो रहा हूँ फंक्शन, तो मैं कंट्रोल किसको दूंगा, मैं आगे कहाँ चलूँगा। तो हर फंक्शन के पास एक रिटर्न एड्रेस होता है कि वापस कहाँ पे जाना है। ठीक, ये सब कहाँ स्टोर होगा, इसको स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। यहीं पे हम यूज़ करते हैं स्टैक मेमोरी। तो जो आपके स्टैक मेमोरी का जो सेटअप एलोकेशन होता है वो ओएस करता है। ठीक है, अब क्यों होता है, या फिर कह लो कि करता क्या है आपका जो स्टैक है एक तरीके से, तो ये ना फंक्शन कॉल्स के जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनको स्टोर करता है। फंक्शन कॉल भी स्टोर करता है, लोकल वेरिएबल्स को भी स्टोर करता है। ठीक, साथ में रिटर्न एड्रेसेस सेव करता है, ताकि अगर एक फंक्शन ख़त्म हो गया तो उसको पता हो कि ख़त्म होने के बाद वापस जाना कहाँ पे है बेसिकली। मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक स्टैक पड़ा है, ठीक, मेरा स्टैक। ओके, अब स्टैक के अंदर मैं पता है कि भाई बहुत सारी लेयर्स वगैरह होती हैं, बनती रहती हैं। तो मैं बेसिकली एक फंक्शन वन बनाता हूँ। चलो, मेरे पास एक फंक्शन बनाया, ठीक, फंक्शन वन। ओके, तो ये रहा फंक्शन वन कॉल हुआ। ठीक, ठीक, इतना छोटा नहीं, फंक्शन वन कॉल हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसने ये लेट सपोज फंक्शन टू को कॉल कर दिया एक तरीके से, फंक्शन 1.1 कॉल कर दिया। चलो, और ईजी है, 1.1 आ गया। ओके, इज लाइन ने पुट इट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ठीक है, ऊपर गया, नाइस। अब मुझे पता है कि हर एक लेयर के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स बनेंगे, वो भी यहीं पे स्टोर हो रहे होते हैं एक तरीके से। बट अभी हम बात कर रहे थे किसकी, एक कंट्रोल वी। अब 1.1 ने मे बी 1.2 को कॉल कर दिया। ओके, देन बैक जाओ, फिर क्या होगा बेसिकली, एक और लेयर बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या हुआ कि ठीक है, 1.2 का काम हो गया, ये हट गया। बट स्टैक के थ्रू मुझे पता है कि टॉप पे कौन है, 1.1, तो यहाँ पे जाओ। 1.1 का काम भी हो गया तो हटो। अब कौन है स्टैक के अंदर, सिर्फ फंक्शन वन है, टॉप पे कोई है नहीं, तो ये भी हट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एड्रेसेस रखना कि वापस जाना कहाँ पे है, किस किस फंक्शन पे वापस जाना है, और हर फंक्शन का अपना अपना लोकल वेरिएबल्स रखना, ये सब कहाँ होता है, फंक्शन कॉल वगैरह होती है प्रॉपरली आपके स्टैक के अंदर, ठीक, एक ऑर्गेनाइज वे में। गॉट इट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो आपका स्टैक होता है ना वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, इट ग्रोज डाउनवर्ड। ओके, कहने का मतलब क्या है मेरा, देखो अगर आप वापस इस डायग्राम को देखो तो ऊपर की तरफ हायर एड्रेस है एंड नीचे लो एड्रेस है। तो स्टैक जो है अगर वो ग्रो करेगा तो कैसे करेगा, देखो जगह तो नीचे ही खाली है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मीन्स हाई मेमोरी एड्रेस से लो मेमोरी एड्रेस की तरफ। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको ये सब चीज़ें, बस हवा में नहीं बोल रहा। ओके,
एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टैक होता है वो हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करता है, मीन्स हाई मेमोरी एड्रेस से लो मेमोरी एड्रेस की तरफ। ओके, सो ये चीज़ थी नाइस। बाकी जो ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं ना, लाइक लाइक आपका पुश करना, फिर आपका पॉप करना, ये सब आपको पता होंगे, आई होप आपने पढ़ रखी होगी थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह, तो वही चीज़ें रिजेंबल कर रही होती हैं। ठीक, तो स्टेप 3 हेयर इज़, अब यहाँ पे बात आती है कि आप खुद सोचो यार, अगर आपको रन टाइम पे डायनेमिक मेमोरी चाहिए, है ना, जैसे सी में आप मैलॉक वगैरह यूज़ करते हो ना, या C++ के अंदर न्यू ऑपरेटर, तो मेमोरी आएगी कहाँ से? उस मेमोरी को गेन करने के लिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हीप का सेटअप करता है। क्या, अब हीप की खासियत क्या है? अब देखो, हीप इज़ फॉर डायनेमिक मेमोरी, वी ऑल नो दैट थिंग। बाकी हीप जो है ना, वो अपवर्ड ग्रो करता है, मीन्स स्टैक आपका जो था वो डाउनवर्ड ग्रो कर रहा था, मीन्स स्टैक आपका हाई मेमोरी एड्रेस से लो मेमोरी एड्रेस की तरफ जा रहा था। बट हीप उल्टा होता है, हीप आपका लो मेमोरी एड्रेस से ही ऊपर की तरफ जाएगा, एकदम अपवर्ड ग्रो करता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी अब होता क्या है ना, देखो, आपका चाहे स्टैक हो या आपका बेसिकली हीप हो, आपका ओएस जो है ना वो सिर्फ स्पेस रिजर्व करता है इनिशियली। ठीक, इनिशियली उसका यूज़ नहीं हो रहा होता, बट जैसे जैसे कोड आपका आगे बढ़ता है एक्चुअल आपकी एलोकेशंस तब होती हैं। जैसे आपने मैलॉक यूज़ करा तो कुछ डायनेमिक मेमोरी का पार्ट यूज़ होगा, या फिर स्टैक आपने रख रखा है, तो वो स्टैक बेसिकली जो है, आप वहाँ पे देखो स्टैक तो फिक्स होता है, तो इट इट कांट ग्रो एक तरीके से। ठीक, ओवरफ्लो का सिनेरियो वहाँ पे भी आ जाता है कभी कभार, बट हाँ हमें पता है कि देखो जो मेमोरी एरिया है वो खाली है। ठीक, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ेगा, फंक्शन कॉल्स बढ़ेंगे, तो स्टैक बढ़ता जाएगा, है ना। तो सो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली कि ठीक है, जो आपका स्पेस है वो इनिशियली ही कैप्चर कर लिया जाता है, ऑल द यूज़ हो रहा हो ना हो रहा हो। ठीक, ये चीज़ थी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे बेसिकली समझ सकते हो कि जो आपका स्टैक है और हीप है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, स्टैक ऊपर से नीचे और हीप नीचे से ऊपर। अब ये भी एक रीज़न की वजह से हो रहा है, एक बहुत डिटेल्ड रीज़न है जिसको हम आगे देखेंगे ज़रूर। ठीक, मैं एक हिंट देता हूँ कि जो ओवरफ्लो का केस है आपका बेसिकली वो यहीं से आ रहा होता है। ठीक है, जो मेमोरी बाउंड वाला सिनेरियो होता है वो यहीं से आ रहा होता है। ठीक, क्योंकि मिडिल में खाली स्पेस है, दोनों वहाँ ग्रो कर सकते हैं, बट क्लैश भी तो हो सकते हैं, और वही क्लैश जो होता है आपका मेमोरी बाउंड या फिर आपका जो ओवरफ्लो वगैरह का सिनेरियो होता है वहाँ पे आता है। उनको भी देखेंगे आगे, बड़ा मज़ा आएगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, या फिर नेक्स्ट स्टेप एक तरीके से। स्टेप 4 बेसिकली आपका है आईओ टास्क। अब आप खुद ही सोचो यार कि आपका प्रोग्राम जो है वो कुछ इनपुट लेगा, कैसे लेगा? कुछ आउटपुट शो करेगा, कुछ प्रिंट करेगा, कहाँ करेगा एक्चुअली? एरर्स कहाँ दिखाएगा, कहाँ पे लॉगिंग वगैरह होगी? तो ये सब चीज़ों के लिए भी ना हमारा जो ओएस है एक इनपुट आउटपुट एनवायरनमेंट सेटअप करता है प्रोसेस के लिए। ठीक, ठीक है, यहाँ पे ओएस करता क्या है, मन में सवाल आ रहा होगा बेसिकली आपके, तो कुछ ना फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको सेट करता है हमारे लिए या हमारे प्रोसेस के लिए। फाइल डिस्क्रिप्टर्स कैसे? 3 मेजर डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव इज स्टैंडर्ड इनपुट, SDDIN, then you have standard output, SDOut, and standard error, SD error। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इनपुट क्यों है? ऑब्वियस सी बात है यार कि जब हमारे कोड को इनपुट चाहिए होगा तो वो मे बी हमसे ले रहा होगा इनपुट, यूज़र से, लाइक कीबोर्ड वगैरह से, या किसी फाइल से इनपुट ले रहा होगा, है ना। तो वो आपका ये वाला जो फाइल डिस्क्रिप्टर है ना, STDIN, वो करवाता है। देन मे बी लाइक इनपुट के बाद कुछ प्रोसेस वगैरह हुई, हमें आउटपुट दिखा, तो वो आउटपुट में भी हमें टर्मिनल में दिखे या हमें स्क्रीन में दिखे या किसी फाइल में सेव हो रहा होगा। तो इस फैसिलिटी के लिए हमारे पास ये STD और आउट जो है वो होता है। देन मे बी सिस्टम या फिर हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, मे बी उसमें कुछ दिक्कत वगैरह आ गई, प्रोग्राम में कुछ एरर्स वगैरह हैं, तो लॉक करना या फिर एरर्स को शो करना टर्मिनल वगैरह में, ये काम होता है आपके STD एरर वाले फाइल डिस्क्रिप्टर का। ठीक, ये थोड़ा सा तीनों का एक ओवरव्यू था बेसिकली। बाकी ना ये कनेक्ट कहाँ पे होते हैं आपके मन में सवाल होगा, तो कनेक्ट कहाँ पे होते हैं बेसिकली? ये टर्मिनल के अंदर कंसोल से, या आपकी कोई मतलब स्पेसिफिक आईओ फाइल वगैरह होगी ना, वहाँ पे लिंक हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली कि देखो, लेट सपोज मैं टर्मिनल के अंदर हूँ, ठीक, मुझे पता है अगर मैं क्या कहते हैं टॉप कमांड यूज़ करूँगा तो मुझे दिखेगा ये सब, आई नो दैट थिंग। बट ये देखो डायनेमिक है, चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बट वट इफ़, अगर देखो अभी क्या हुआ, मैंने एक टॉप कमांड, मुझे पता है देखो एक कमांड होती है, ये मेरे लिए कुछ करती है हमेशा। ठीक, जब मैं लिखूँगा तो क्या होगा, देखो ये क्या करेगी आपको, इट्स रन इन नॉन इंटरेक्टिव बैच मोड, जहाँ में से मतलब नहीं है। हम क्या कह रहे थे कि हाँ, मेरे पास टॉप एक कमांड है जिसको मैं रन करता हूँ, एक प्रोग्राम है जिसको मैं रन करता हूँ, मुझे प्रोसेस दिखती है। तो मैंने जब अभी फाइल डिस्क्रिप्टर्स पढ़े, तो वही फाइल डिस्क्रिप्टर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, जो मेरे को आउटपुट कहाँ दिखा रहे हैं, STD आउट वाला जो मुझे दिखा रहा है कहाँ पे, मेरी स्क्रीन पे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे ना दिखाए, मैं चाहता हूँ मुझे दिखाए एक फ़ाइल के अंदर। इट मे बी लाइक
proc info, ठीक है, सिंपल ये एक फाइल है, इसके अंदर मुझे दिखाया है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रीडायरेक्ट कर दूँगा आउटपुट को, देखिए जैसे एंटर करूँगा तो ठीक है, अब ये अपना बैकएंड में लिखते जा रहा है ओवरराइट करेक्ट तरीके से, बट स्टिल मैं कैट करता हूँ किसको, proc डॉट इन्फो को, ठीक। तो देखो अब वो सेम चीज़ मैंने यहाँ देखी, ठीक है, ऑल्दो वो इसको ओवरराइट करते जा रहा था ओवर टाइम। तो दिस इज़ द सिनेरियो जहाँ पे आप अपने आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहे होते हो, है ना। तो वो सेम चीज़ जो डिस्क्रिप्टर्स थे वो यहाँ पे भी वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार होता है जो आपके प्रोसेस है वो शेल से स्क्रिप्ट से लॉन्च हो रही होती है, देखो मैंने भी करा टर्मिनल से, तो मैंने जो इनपुट आउटपुट था उसको रीडायरेक्ट कर दिया, है ना, तो वो सब चीज़ें यहीं से हैंडल हो रही होती है आपके फाइल डिस्क्रिप्टर्स के थ्रू ही एक तरीके से, ठीक। बाकी एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बिना फाइल डिस्क्रिप्टर्स के ना आपका प्रिंटफ ही कह लो, स्कैनफ, वो लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं होने की, जैसे बहुत क्रूशियल होते हैं आपकी प्रोसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, ना आप कोई प्रिंट कर सकते कुछ चीज़, ना आप इनपुट ले सकते हो, ना कोई एरर लॉक कर सकते हो, इट्स जस्ट एम्प्टीनेस हेयर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट द फाइनल स्टेप वी हैव हियर इज स्टेप 5। अब क्या ही होगा स्टेप 5 के अंदर, आप ही सोचो यार, हमने मेमोरी को लोड कर दिया, हमने स्टैक बना दिया, हीप बना दिया, हमने आईओ रेडी कर दिया, तो अब लास्ट स्टेप क्या ही होगा, यस प्रोग्राम को एक्चुअली रन करना। अब क्या होगा ना, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरा कंट्रोल जो है आपके फंक्शन को दे देगा, आपके प्रोग्राम को दे देगा, बेसिकली एक तरीके से मेन फंक्शन को देगा, ओके। वी ऑल नो दैट किसी या सी प्लस प्लस के अंदर जो आपका एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा मेन होता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को लाइक कंट्रोल देना बेसिकली मीन्स मेन फंक्शन रन करना एक तरीके से। बट यहाँ पे भी ना ओएस 3 काम करते करते जाता ही है, तभी से आपके जो मेन को लाइक काम दे देता है, ठीक। वो 3 काम क्या होते हैं बिफोर गिविंग कंट्रोल टू मेन। फर्स्ट थिंग हेयर इज़ सीपीयू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को सेट करना। अच्छा, अभी सीपीयू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली वो ये बताता है कि आपका प्रोग्राम चलेगा कहाँ से करेंटली, फॉर एन एग्जांपल। अच्छा तो यहाँ चलते हैं, नोट टर्मिनल, जस्ट ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास कोड है, ठीक है, मैं तो करता हूँ क्या, मैं तो टर्मिनल में खोलता हूँ कैट कोड डॉट सी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कोड है, तो मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक चलेगा कहाँ से, मेन से। फॉर एन एग्जांपल लेट सपोज मेरा कोड भी यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, ये एक लाइन चला, देन सीपीयू ने इसको छोड़ दिया, तो प्रोग्राम का जो सीपीयू या फिर कह लो आप सीपीयू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। पॉइंटर बेसिकली ये पॉइंट करता है कि सीपीयू आपको रन कहाँ से करना है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ से रन करेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे रन करेगा, इट्स लाइक दैट। एक पॉइंटर होगा कि ठीक है इस एड्रेस पे रन करो, इस एड्रेस पे रन करो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या सीपीयू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर बेसिकली कि सीपीयू को बोल देता है कि भाई देखो आप ना इस एड्रेस से स्टार्ट कर दो, यानी मेन फंक्शन की स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट समझो मेन को, एंड जस्ट स्टार्ट कर दो, ओके। तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम के अंदर जब का मेन होता है वहाँ पे सेट हो जाता है, देन इसको सिंपली रन कर देगा सीपीयू, और इट देन सेकंड थिंग वी हैव हियर इज, इसको हटा देते हैं, सेकंड थिंग वी हैव कि रजिस्टर्स को लोड करना, स्टैक पॉइंटर को लोड करना, और एक बहुत मेन चीज़ प्रोग्राम काउंटर को लोड करना, ठीक है। इन सब चीज़ों को रेडी कौन करता है, आपका ओएस। अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज़ कर्नल मोड से यूज़र मोड में आना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। इतनी डिस्कशन करी हमने यूज़र मोड कर्नल मोड की, बट एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ देखो कि जब मैंने प्रोग्राम को रन करा तो प्रोसेस करने से पहले पहले मे भी मेरी प्रोग्राम को कुछ चाहिए होगा, बट उस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। बेसिक चीज़ें चाहिए होगी ना, रैम में तो आना ही पड़ेगा, रैम एक्सेस करना मतलब हार्डवेयर, या फिर फाइल डिस्क्रिप्टर्स चाहिए होंगे, लाइक स्क्रीन आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ें, हार्डवेयर, डिस्क से डेटा को उठा के लाना है, प्रोग्राम को उठा के लाना है, हार्डवेयर। सारे काम कहाँ होंगे, कर्नल मोड में ही तो होंगे। तो जितने 4 स्टेप्स देखे वो कहाँ हो रहे थे, कर्नल मोड के अंदर, रैम में लेके आना, डेटा को डिस्क से उठाना, मेमोरी को लोड करना, स्टैक एलोकेट करना, हीप एलोकेट करना, तो ऑल दीज थिंग्स आर डन इनटू कर्नल मोड। तो ओएस जाते जाते कर्नल मोड से यूज़र मोड में स्विच करके ही जाता है आपके सिस्टम को, और इट आफ्टर दैट बूम, आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा सिंपली, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस बन चुका है, और इट। तो ये एक चीज़ थी बेसिकली, अगर बहुत एक हाई लेवल से बताऊँ इसको मैं, अगर आपको वो तो हमने एक्चुअल समझा, अगर एक हाई लेवल दूँ सो दैट हम आगे समझ सके कि हमने क्या पढ़ा था, कहाँ से लिंक कर सके, क्योंकि ये सब टॉपिक्स को हम आगे इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट करा रन करने के लिए, कैसे करता है पढ़ेंगे आगे। देन ओएस लोड करता है प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर, कैसे करता है, कैसे पेजिंग वगैरह होती है, सेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे आगे। देन हाउ ओएस क्रिएट्स पीसीबी, पीसीबी क्या होता है,
क्या डेटा स्टोर होता है इसके अंदर, किस तरीके से होता है, पढ़ेंगे आगे। देन ओएस शेड्यूल्स द प्रोसेस, कैसे करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, पढ़ेंगे आगे। सीपीयू स्टार्ट्स रनिंग द प्रोसेस, किस तरीके से रन होनी स्टार्ट होती है। ये सब जो एक हाई लेवल ओवरव्यू मैंने दिया आपको 5 पॉइंट्स का, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह है आपके पूरे के पूरे ओएस के अंदर। तो इनको हम आगे पढ़ने जाएंगे तो आपको याद आएगा कि अच्छा इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत हुई थी प्रोसेस बनने से, ठीक है, कि प्रोग्राम से प्रोसेस बनती कैसे एक्चुअली में। और अभी के लिए इतना ही। अभी हम बात करते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिटर्न ज़ीरो होता क्या है। अच्छा मैं इस कोड में अगर देखूँ तो यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिखा है, हम भी लिखते हैं। तो रीज़न क्या होता है, देखो हमें पता है मेन क्या होता है, ये आपका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपके एंट्री पॉइंट होता है मेन प्रोग्राम का। सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट यहीं पे स्टोर होता है, यहीं से पॉइंट कर रहा होता है एक तरीके से। तो रिटर्न ज़ीरो क्या होता है ना, देखो रिटर्न ज़ीरो का मतलब बेसिकली ये होता है, ये बताना आपके सीपीयू को या ओएस को कि प्रोग्राम जो है ना वो प्रॉपरली फिनिश हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से, सो दैट ओएस समझ सके कि ठीक है कोई गड़बड़ नहीं आई। ठीक है, अगर आप रिटर्न ज़ीरो को नहीं लिखोगे खुद से तो ओएस एज्यूम कर लेता है कि ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ना कुछ स्पेसिफिक होता है, ये आपका स्टैंडर्ड कोड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने का कि एवरीथिंग वेंट फाइन, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, इस ज़ीरो को ना हम क्या कहते हैं, एग्जिट स्टेटस। ओके, और रिटर्न कोड बेसिकली प्रोसेस का, हर प्रोसेस का एक रिटर्न कोड होता है, ज़ीरो या फिर आप कह लो 1 2 3। 1 बेसिकली मीन्स कि जनरल एरर्स, बहुत स्पेसिफिक नहीं थे, सब छोटे मोटे एरर्स थे। ओके, बाकी आपका स्टेटस कोड अगर 2 या 3 है फिर आप अपने मर्जी से कुछ कस्टम लिख सकते हो। अब देखते हो ना कि लाइक आपके लाइक कोई एप्लीकेशन का कोई दिक्कत आई तो फीडबैक जाता है, वो किन बेसिस पे जाता है, वो इनके बेसिस पे जाता है। वो एग्जिट कोड को पढ़ते हैं, देन स्पेसिफिक एरर को लिस्ट करके बता देते हैं कि डेवलपर को कि ये एरर आए थे, आप फिक्स करो। गॉट इट। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक तरीके से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इन एग्जिट स्टेटस को चेक करके ये डिसाइड करता है कि प्रोसेस कितनी क्लीनली एग्जीक्यूट हुई, कोई प्रॉब्लम वगैरह आई थी, रिपोर्ट वगैरह कर देता है अपने अकॉर्डिंग। ऑडिट। तो ये था बेसिकली आपका आज का लेक्चर। बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि ठीक है इतना सब तो पढ़ा, बट ये एक्चुअल में वर्क करता भी है या नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो यूज़ होता है थ्योरी थी। जी नहीं, यूज़ होता है और प्रॉपरली यूज़ होता है। दिखाएं, चलो हम चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। अच्छा हमने कोड लिखा हुआ है, क्या आप कोड समझ पा रहे हो एक तरीके से कि कोड आपसे कहना क्या चाहता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर कोड ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप क्या समझोगे आगे, है ना। तो अगर आपने पढ़ी हुई ऐसी तो इट्स ओके, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सिंपल से कोड है, ऐसे इंक्लूड stdio हेडर फाइल है, आपके पास एक हेडर फाइल है, यानी ये आपके पास इंट मेन, यू नो दैट थिंग। एक प्रिंट एफ हो रहा है, फिर एक स्लीप है बहुत लंबा सा, और एक रिटर्न है। हाँ सारा खेल स्लीप का ही है, ठीक है, हमें प्रोसेस को बस रन करके छोड़ देना है। अच्छा अगर मुझे कंपाइल करना होगा तो सीधी 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 कोड कंपाइल, देन इफ आई हैव टू जस्ट रन इट, गेट इट आउट। बट ये क्या होगा ना, ये करेगी, देखो आप खुद देखना भी, इसने इस टर्मिनल को ही कैप्चर कर लिया। यस, टर्मिनल पेरेंट प्रोसेस थी, अब ये जो ए डॉट आउट है ये इसकी ही एक चाइल्ड प्रोसेस बन गई। तो मैं आपको इसको कंफर्म करवाऊँ, देखो लेट्स जस्ट वेट इन जस्ट मिनट, ए डॉट आउट, यस देखो ये रही, एंड इसकी पेरेंट आईडी मुझे दिखेगी यहाँ से, डोंट थिंक सो, हाँ बट कोई बात नहीं, यू नो दैट थिंग कि टर्मिनल था, टर्मिनल के अंदर ये प्रोसेस रन हुई, तो टर्मिनल एक तरीके से इस प्रोसेस की पेरेंट बन गई, तो इसने हाईजैक कर लिया सिस्टम को, जी नहीं टर्मिनल को, सॉरी। बट आई वांट कि ये ना इंडिपेंडेंटली चले, तो इंडिपेंडेंटली चलने के लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, एक एंड लगा देता हूँ, अभी अपना चलते रहेगी। जैसे मुझे आईडी मिल गई, ठीक है, अब आईडी चेंज होगी, ठीक है, मुझे दिख रही है यहाँ पे ये, हाँ दिख तो रही है, देखो आईडी क्या है 54037, यही तो आईडी है। अच्छा ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई सिस्टम जो है हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखता है, तो क्या मुझे इसका रिकॉर्ड मिलेगा कि यार जो मेरा लाइक स्टोरेज यूज़ हुई है, जो मेरी मेमोरी लोड हुई है, कितनी कितनी हुई है, कहाँ कहाँ पे हुई है। जी हाँ बिल्कुल, कहाँ मिलेगा। अब देखो लिनक्स के अंदर ना एक सिस्टम लाइक बहुत सिस्टमेटिक है, हम इसको पढ़ेंगे आगे लिनक्स फाइल सिस्टम को, बट स्टिल अगर मैं दिखाऊँ आपको, नो गाइस आई डोंट वांट दैट, एलएस। तो देखो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, तो प्रोसेस से रिलेटेड इन्फो आपको यहाँ मिलती है सीडी प्रोसेस के अंदर, आते हैं चलो। देखो यहाँ पे ना आपको सारी प्रोसेस मिल जाएगी। हमारी प्रोसेस की आईडी क्या थी, हमारी प्रोसेस की आईडी थी एक तरीके से 30527, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओहो कहाँ जा रहा हूँ मैं, यस यस 54037, ओके 54037। आई हैव टू जस्ट ग्रैप इट, ग्रैप कर लेते हैं चलो, ग्रैप व्हाट इज़ अगेन जस्ट 54037। तो यार कुछ है यहाँ पे, मतलब इस देखते हैं, स्कैन करने दो इसको, ओके
अच्छा ये देखो 54037, आई गॉट दैट थिंग, जस्ट कैंसिल इट। पहले इसको मैं करता हूँ ग्रैप 54037, कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा है, ठीक है। अब एक फ़ोल्डर है, देखो 54037 एक फ़ोल्डर है, जाते हैं इसके अंदर। चलो 54307, अच्छा 037, ओहो माय बैड, बोलते वक्त लिखा नहीं जाता। ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक। CW क्या है देखते हैं, चलो। ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अरे ये तो वही नहीं है। वही कौन सी, डॉक्यूमेंट है ना। बस एक सिम लिंक है एक तरीके से, है ना। बस लिंक कर देगा, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं, देखना है यहाँ पे ना, जस्ट अ मिनट। डॉक्यूमेंट को अगर आप देखो ध्यान से, तो ये चार चीज़ें वहाँ पे नहीं पड़ी, वेबसाइट, a.out, code.c और कस्टम। ठीक है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है, जस्ट एक रेफरेंस है आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर का। गॉट इट। ओके। एंड जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, देखो आपको सब कुछ दिख रहा होगा जो हमने पढ़ा है आज तक। ठीक। हम देखें तो ओके, EXE कुछ है, ठीक है। मैप्स मैम, माउंट इन्फो, माउंट स्टेट, ठीक है, कुछ कुछ है। अच्छा, पेज मैप पढ़ेंगे आगे क्या होता है ये सब। ओ स्टैक मिल गया देखो, स्टेटस, ओके। सिस्टम कॉल, नाइस। UID, ओके। तो कुछ कुछ चीज़ें तो हमने यहाँ देखी कि हाँ होती तो हैं। मेन चीज़ हमको देखनी है, वो देखनी है मैप्स के अंदर। यस, चलो भाई मैप को देखते हैं। कैट मैप्स, व्हाट इज़ इट। अच्छा मुझे पहले बैक जाना पड़ेगा, सॉरी। अब देखते हैं मैप को। ओ माय गॉड, व्हाट इट इज़ एक्चुअली। यस, दिस इज़ द थिंग जो हम अब पढ़ रहे थे आज पूरा का पूरा, वो यही था। थोड़ा छोटा करूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। माय गॉड व्हाट इट इज़, हाँ ये रहा। ये क्या है एक्चुअली, हमें पता है कि सिस्टम होता है एक तरीके से, सब कुछ ज़्यादातर हैक्स में ही रख रहा होता है अपने पास, मेमोरी एड्रेस वगैरह को, एक 64 बिट सिस्टम के अंदर। तो ये क्या है एक्चुअली, मैं देखो अगर आप ध्यान से समझना चाहो ना बेसिकली, तो हमें ये दिखता है कि भाई कौन सा मेमोरी रीजन मैप हो रखा है आपकी प्रोसेस आईडी के साथ। जी हाँ, हमने पढ़ा ना कि आज भाई हीप होता है, स्टैक होता है आपके, तो उनको ही आज हम देखते हैं एक्चुअल में कि दिखते कैसे हैं वो, क्या हम समझ सकते हैं या नहीं। तो आओ समझना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप इसको थोड़ा इजीली देखो, थोड़ा क्या समझाएं, इसमें समझाते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द मेमोरी एड्रेस। ओके, देन दिस इज द एंडिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस। यानी बेसिकली परमिशंस हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ऑल दिस थिंग्स, बाकी पी क्या है, प्राइवेट और नॉट। ओके, बाकी ये बेसिकली ना आपका ये ऑफसेट है। ठीक है, ऑफसेट, देखो इसी ऑफसेट से अब चीज़ें आगे चलती रहेंगी। बाकी ये क्या है, ये आप कह लो एक तरीके से डिवाइस। ठीक है, मेजर डिवाइस कौन सा है, 08 मेजर है, 03 माइनर है आपका एक तरीके से। एंड दिस इज़ योर आई नोड। हाँ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली फाइल सिस्टम जो होता है उसको पढ़ रहे होंगे। ओके, बाकी ये क्या है, दिस इज़ योर फाइल एंड कहाँ पे है, A.out कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, शोल्डर के अंदर, होम के अंदर, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो इतना सिंपल था। बाकी अपने को जानना क्या है बेसिकली, देखो जो आपका सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ऑल्दो समझ इतना नहीं आता ये चीज़ें, मेरे को आइडिया है हल्का सा। इसको अगर आप देखो यहाँ से लेके, नॉट लाइक यहाँ से लेके, बट आई कैन जस्ट से यहाँ से लेके जो आपका पूरा का पूरा चल रहा है ना A.out तक, ये क्या है, ये ना आपका प्रोग्राम टेस्ट है, प्रोग्राम टेक्स्ट, कंपाइल्ड कोड आप कह लो, A.out है ना। इसने उसको उठाया, देखो A.out कंपाइल्ड कोड, वो यहाँ पे होता है, इस मेमोरी एड्रेस के अंदर आपका A.out है, बट इन सेक्शंस, पूरा का पूरा एक फाइल नहीं है, सेक्शंस के अंदर है। ओके, एंड डेटा, जी हाँ, डेटा मतलब जो लास्ट के दो सेक्शंस थे ना, प्रोग्राम, इसको कर देते बंद, आपका जो बेसिकली नॉट लाइक दिस ऑल्सो, हाँ, जब आपका डेटा, डेटा में जो वेरिएबल्स डाले थे वो, टेक्स्ट जो आपने कोड लिखा था वो इन चीज़ों जो हमने ये बेसिकली जो मैंने 5 लाइन टेक्स्ट को जो बेसिकली हाईलाइट कर रखा है ना, यहीं पे आपका जो प्रोग्राम टेक्स्ट होता है वो होता है, आपका डेटा होता है वो होता है। ठीक, बाकी BSS CSS वो भी इन्हीं के अंदर होते हैं एक तरीके से। ठीक, सो दिस इज़ द एक्चुअल कंपाइल्ड कोड A.out जो आपकी मेमोरी से मैप हो रखा है। ओके, तो ये कोड है, रीड ऑनली डेटा होता है हमेशा, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग से। ओके, नाइस। तो हमको मिल गया, ठीक है, हमारा फाइल का जो अंदर प्रोग्राम टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, मुझे फिर कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मुझे देखो हीप दिख रहा है, अरे हीप,
अच्छा, आपने बड़ी मस्त चीज़ नोटिस करना आप यहाँ पे, मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, चलो कैट मैप्स। हाँ, तो अपना हीप का ज़रा साइज़ देखो, ये कहाँ चल रहा है, 559267432, ओके, एंड 5567453, 432 मतलब लोअर मेमोरी एड्रेस, 432 मतलब नीचे, एंड हाई मेमोरी एड्रेस कहाँ पे आपका 745, मीन्स कितने का फ़र्क है, पूरे के पूरे 13 का फ़र्क है। तो आपने देखा हीप कैसे बनता है, लो एड्रेस से हाई एड्रेस, 32 से 45, कंफर्म हो गया ना, देखो एंड एक गैप है, देन वी गेट दिस। अच्छा, ये जो पूरी चीज़ें हैं ना एक्चुअली में, यहाँ से लेके आप पूरी की पूरी कहाँ तक कह लो, यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, अगर आप क्लियरली समझ पाओ। हाँ, थोड़ा सा और छोटा, यस। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या है। अच्छा, हीप समझ में आ गया, हीप में क्या हो रहा होगा, वी नो दैट थिंग कि भाई ये अपवर्ड ग्रो होता है, हमने देखा लोअर मेमोरी एड्रेस से हाई एड्रेस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट करोगे जब आप मैलॉक यूज़ करोगे या आपकी बेसिकली न्यू ऑपरेटर वो सब। बाकी जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट, ये क्या है, सवाल तो ये है एक्चुअल में। अच्छा, ये बेसिकली आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, हाँ लिपसी की, तो इनको आगे हम देख रहे होंगे एक्चुअल में। बट ये बेसिकली आपका बेसिकली कर्नल के अंदर से आप कुछ कंपोनेंट्स अगर लेके आ रहे हो, कुछ यूजेबल चीज़ें, तो ये क्या है मेरा 86 GNU वगैरह, कर्नल ही तो एक तरीके से लिनक्स का, क्योंकि वो भी यूज़र होता है, आपके लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पे एक्चुअल में। सो ऑल दीज थिंग्स, आपका डायनेमिक लिंकर वगैरह यहीं पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस स्टैक। जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेमोरी एड्रेस हम यूज़ करते हैं 64 बिट के अंदर, वो हेक्साडेसिमल के अंदर ही होता है एक तरीके से। तो अब पढ़ो यहाँ पे देखो, 7FF6CA सेम है, देन 91, देन 93, ठीक है, 776A 91,000 से आपका स्टैक चल रहा है। तो ये 7FF6CA 91,000, देन यू हैव 93,100। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये भी तो एक तरीके से हम अगर कहना चाहें तो आप कहोगे कि यार ये तो देखो 7FF6CA 91,000 कहाँ होगा, मतलब ये बड़ी मेमोरी है, नहीं बड़ी मेमोरी तो नहीं है, तो छोटी मेमोरी है, मतलब ये तो लोअर एड्रेस है। एंड 7FF6 C6A 93,110 ये तो हाई मेमोरी एड्रेस है, मतलब स्टैक आपका हाई मेमोरी एड्रेस होता है, वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होता है, स्टोर तो वहीं पे है, देखो छोटे से बड़ा है ना, लाइक ऊपर टॉप पे है एंडिंग एड्रेस, टैब का इस तो स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 91,000 से, या फिर कह लो आप सिंपल 99,10,000, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, एंड कहाँ पे हो रहा है 93,01,000 इन स्टॉप पे। कि इसके बाद देखो मेमोरी कहीं है नहीं, अगर आप ध्यान से देखते हुए आ रहे हो तो देखो यहाँ से मेमोरी चली 55 यहाँ से, और फ्लो में देखो चलती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, देन एंड कहाँ हो रही है यहाँ पे। तो मीन्स आप समझ सकते हो कि ये जो बेसिकली पार्ट स्टार्ट, ये जो पार्ट है बेसिकली कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है आपका ये नीचे एकदम लोअर एड्रेस वाला, देन जो आपका ये वाला पार्ट है कौन सा पार्ट है, एकदम हाई एड्रेस वाला, मीन्स ये वाला। तो आप फ्लो कैसे पढ़ रहे हो, टेक्स्ट आपका बेसिकली टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट वगैरह, देन यहाँ पे क्या है BSS वगैरह, देन यू गेट योर हीप, ओके, देन यू गेट योर स्टैक, ओके। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकली कि चीज़ें तो वैसे ही रन कर रही है जो मैंने बोली थी आपको, है ना। दिस इज़ द थिंग, आई होप आपको क्लियर हुई होगी थोड़ी सी, और ध्यान से देख पा रही हो तो मेरा जो प्रोसेस है वो भी डन हो चुका है, ओके। दैट इज़ द थिंग, काफ़ी मज़ा आया, ओके। हमने थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखा कि भाई चीज़ें होती क्या है, यही तो लेवरेज है लिनक्स की, और पूरी एकदम लेंगे, टॉपिक समझेंगे बड़े तरीके से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप मज़ा आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइस, टिल देन पढ़ते रहिए, एंड वीडियो मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर गाइस, बाय।